हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से 2022 बैच के लिए एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है। तो क्योंकि ये नया एग्ज़ाम पैटर्न है 2021 बैच से ही लागू हुआ है और ये 2022 वाले बैच के बच्चों के लिए बहुत ही नया है, जिसमें कि पहले पुराना जैसे एग्ज़ाम पैटर्न आता था उस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न नहीं है। तो नया एग्ज़ाम पैटर्न और उसको हमें 3 घंटे में कैसे जो है वो कंप्लीट करना है, क्या क्या हमें उसमें जो है वो सावधानियाँ बरतनी है, क्या स्टेप्स लेने हैं उसको, ताकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए आज हम दोनों, मैं डॉक्टर गगन, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ रचना शारीर एंड ही डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता, प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, तो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों को किस तरह से जो है वो फॉलो करना है पेपर को, वो बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्रिया शारीर से। तो डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे कि क्रिया शारीर के पेपर के लिए हमें किस तरह से जो है वो बच्चों को फॉलो करना, ताकि उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। सर डॉक्टर साहब ज़रा बताएं बच्चों को। जैसे कि जो थ्योरी का पेपर है वो 100 मार्क्स का आएगा, राइट। तो 100 मार्क्स 3 आवर्स में, और 3 आवर्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और लॉन्ग नोट्स हैं, राइट। तो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो 20 नंबर के हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का, 1 मल्टीप्लाई बाई 20 क्वेश्चन इज इक्वल टू 20 मार्क्स। जो शॉर्ट नोट्स हैं वो 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 40, राइट। 40 + 20 इज इक्वल टू 60, बचा कितना 40 मार्क्स। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 नंबर के 4 आएंगे, तो दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 40 एंड टोटल मार्क इज 100, लाइकवाइज इन फर्स्ट पेपर एंड लाइकवाइज इन सेकंड पेपर। तो बेसिकली क्या है, आप पहले एक ट्रिक समझिए कि आप सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है, आप 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर में करिएगा, आगे पीछे मत करिएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हार्डली 25 मिनट्स या 20 मिनट्स में कर लेंगे, राइट। जब आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए उसके बाद बचते हैं आपके पास 5 मिनट। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने को देंगे। क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको आंसर लिखना है, आंसर नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सपोज उसके 3 पार्ट्स हैं, A B C। तो ए में 20 क्वेश्चन हैं मल्टीपल चॉइस, तो ए का 1, ए का 2, ए का 3, ए का 4, आप ABCD भी लिखिएगा, साथ में जो आंसर है एग्जैक्टली वो भी लिखिएगा। जैसे अगर पूछा कि व्यान वायु का स्थान क्या है, तो आंसर नंबर C हृदय है, तो आप ब्रैकेट में आंसर नंबर जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर C साथ में हृदय, समझ रहे हैं। तो आप आंसर नंबर भी डालेंगे, साथ में जो उसका एग्जैक्ट आंसर है वो भी डालेंगे जो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, राइट। उसके बाद आया शॉर्ट नोट्स। तो जो शॉर्ट नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं तो वो आपको जो है 40 मार्क्स के हैं, ठीक है। वो आपको 1.25 घंटे में करने हैं, वो 1 घंटा 15-20 मिनट, मैक्सिमम 1.5 घंटा आप ले सकते हो, ठीक है। 1.5 घंटा नहीं, 1.25 घंटा में करिएगा। तो 1.25 घंटे में करेंगे मतलब कितने हुए 80 मिनट्स, राइट। तो अगर आप 80 मिनट्स लेके चलते हो और आपके पास 8 क्वेश्चन है तो 10 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो आप 9 से 10 मिनट में एग्जैक्टली 8 मिनट लेके चलिएगा कि आपको 8 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, राइट। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आपका शॉर्ट नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का है। अगर उस 5 मार्क्स के लिए आप 3 पेज भी भरते हैं तो आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। उस 5 मार्क्स के लिए आप 1 पेज भी भरेंगे तो भी आपको मैक्सिमम 5 ही मिलने वाले हैं। आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्किंग के हिसाब से आपको आंसर करना है, राइट। क्योंकि वो 5 मार्क्स के हैं तो वो 1.5 पेज में अप्रॉक्सीमेटली आंसर हो जाना चाहिए, 1.5 से लेके 1.5 पेज मैक्सिमम है और 5 मार्क्स लिखने के लिए। क्वेश्चन करना कैसे है, सपोज आहार पाक आया, इन आयुर्वेदिक में आया शॉर्ट नोट्स आहार पाक। तो जो आहार पाक का जो सबसे पहले क्या लिखना है कि आचार्य चरक ने चरक संहिता चिकित्सा स्थान में आहार पाक का वर्णन करते हुए लिखा है। उसके बाद आप श्लोक लिखेंगे, श्लोक आपको ब्लैक पेन से लिखना है और श्लोक के साथ में आपको रेफरेंस भी लिखना है। अगर आपको नहीं पता कि ये आहार पाक का वर्णन गृहिणी चिकित्सा अध्याय में आया है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इतना पता है कि चिकित्सा स्थान में आया है तो चा.ची, और अगर सपोज ये भी नहीं पता कि वो चिकित्सा स्थान में आया है या नहीं आया है तो आप सीधे चा.सा चरक संहिता का वो श्लोक है, राइट। इस तरह से आप सबसे पहले श्लोक लिखेंगे, फिर आप श्लोक का एग्जैक्ट मीनिंग लिखेंगे। एग्जैक्ट मीनिंग श्लोक का क्या है, अपनी तरफ से उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं जोड़नी है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन। उस एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, जो एक्सप्लेनेशन है, जो अपने पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे वो अन्नमादान कर्म तु प्राणम कोष्ठम प्रकृसते, कि जो आदान कर्म है वो किसका, प्राणवायु का कर्म है,
डेग्लूटिशन की प्रोसेस है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों है, मेरी वीडियोस में भी आप देख सकते हो पीछे जाके। तो आपको ऐसे जो एक्सप्लेनेशन करनी है वो एक्सप्लेनेशन अलग से डाल के करनी है। तो सबसे पहले कहाँ वो वर्णन मिलता है आप श्लोक ब्लैक पेन से लिखिएगा, उसके बाद उसका मीनिंग लिखिएगा और लास्ट में जो है आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, राइट। अगर कोई ऐसा टॉपिक आया है जिसमें मॉडर्न भी है और आयुर्वेद भी है, राइट, तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अगर वो स्पेसिफिकली है, जैसे कोई भी टॉपिक, जैसे आई वांट टू से रक्त धातु, क्या आया, रक्त धातु, तो रक्त धातु आया तो उसमें रक्त धातु का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है, साथ में थोड़ा सा ब्लड भी लिखना है। तो अगर कोई सिर्फ ये आया क्या, आचार्य सारंगधर के अनुसार श्वास निश्वास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली सारंगधर के अनुसार पूछा है, तो आप सारंगधर का श्लोक लिख के मीनिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, राइट। लेकिन अगर आया कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, क्या क्वेश्चन आया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो आपको मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी लिखनी है, आपको सारंगधर के हिसाब से जो श्लोक है वो भी लिखना है, साथ में 2 डायग्राम भी बनाने हैं। डायग्राम की इंपॉर्टेंस उतनी है, अगर किसी क्वेश्चन में सपोज ऐसे आता है कि सचित्र वर्णन कीजिए, कोई भी सपोज XYZ क्वेश्चन है, तो अगर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि सचित्र वर्णन कीजिए, तो डायग्राम बनाना उतना ही जरूरी है जितनी जरूरी थ्योरी है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर की थ्योरी और 2 नंबर का डायग्राम इफ दे हैव आस्क्ड, राइट। कोशिश करिएगा आप फ्लो चार्ट्स में लिखें, क्योंकि टाइम नहीं मिले तो आप फ्लो चार्ट में लिखिएगा। जैसे आपकी जो सेंस ऑर्गन है, तो सेंस ऑर्गन में मैकेनिज्म ऑफ विजन है, विजुअल पाथवे है, तो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, आप मेरी बुक में देख सकते हैं, मैंने फ्लो चार्ट में लिखवाया है। मैकेनिज्म ऑफ विजन और विजुअल पाथवे आए तो आई का डायग्राम ना पूछा हो तब भी बनाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, राइट। तो आप फ्लो चार्ट बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा। आप कितने होशियार हैं ये आपको पता है, कॉपी चेक करने वाले को नहीं पता। जो आपकी कॉपी अंदर जाएगी और वो बताएगी कि ये बच्चा कितना होशियार है। और कॉपी कैसे बताएगी, जब आपने किस तरह से क्वेश्चन को लिखा है। तो क्वेश्चन जब आपने लिख रहे हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहले ब्लैक पेन से आंसर नंबर हेडिंग्स में लिखिएगा। 8-10 लाइन के पैराग्राफ नहीं बनाने हैं, 2-3 लाइन के पैराग्राफ बनाने हैं। फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट बनाने हैं, आयुर्वेदिक डिस्क्रिप्शन है तो वो भी लिखना है, डायग्राम है तो डायग्राम भी बनाना है, राइट। तो ऐसे करके आप डिवाइड कर लीजिएगा कि मुझे एक क्वेश्चन 8 मिनट में करना है, तो आप अपना टाइम देखते जाइए और 8 मिनट का करते जाइए। सपोज आपका फेवरेट टॉपिक है क्रियाकाल और वो 5 नंबर में आया, लेकिन आपको तो 4 पेज आते हैं, तो अगर आप 4 पेज भी लिख के आएंगे तो नंबर कितने मिलेंगे, सिर्फ 5, राइट। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर सपोज कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे श्लोक आते हैं, आपको उस चीज़ के 4-5 श्लोक आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लोक, आचार्य सारंगधर के अनुसार श्लोक, आचार्य चरक के अनुसार श्लोक, श्लोक इज़ वेरी मस्ट, आपको श्लोक लिखना है, लास्ट में उसका कंबाइंड मीनिंग जो एक जैसा लगभग सभी का होता है, लास्ट में उसका कंबाइंड मीनिंग लिख देना है। अगर आपको एक टॉपिक के 4 से 5 श्लोक आते हैं, अगर आपको एक टॉपिक के 2 श्लोक आते हैं, तो आचार्य चरक के अनुसार श्लोक, श्लोक का अर्थ, आचार्य सुश्रुत के अनुसार श्लोक, श्लोक का अर्थ। तो मेरी जो फोकस है वो इस बात पे है कि जो टॉपिक आपको बहुत अच्छा आता है और वो सिर्फ 5 नंबर में पूछा गया है, तो उसके लिए आपको 6 पेज 4 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ निचोड़ लिखिए, आपको बहुत सारे श्लोक आते हैं, आप सारे श्लोक लिख दीजिए और 3 लाइन में मीनिंग लिख दीजिएगा, राइट। उसके बाद आया लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का एक है, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 40 मार्क हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपकी कोशिश होनी चाहिए 1.25 घंटे में। तो 1.25 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली शॉर्ट नोट्स और 1.25 घंटे में लॉन्ग नोट्स, ठीक है। और 20 मिनट में 20-22 मिनट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 मिनट स्टार्टिंग के क्वेश्चन पढ़ने में और 5 मिनट सारा फाइनली देखने में। लॉन्ग नोट्स कैसे लिखना है, लॉन्ग नोट्स में से जो लॉन्ग नोट्स आपको सबसे पहले आता है, सबसे बढ़िया आता है, सबसे पहले आपको वो लिखना है, राइट। जब आप वो लॉन्ग नोट्स लिखेंगे तो आपको याद रखना है कि क्योंकि ये लॉन्ग नोट्स है, चीज़ों को अगर आपको सपोज आई जस्ट वांट टू से कुछ टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आता है, राइट, और टॉपिक कितना आया है 10 नंबर का, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं आता है, आपको सिर्फ 5 लाइनें ही आती हैं, तो उन 5 लाइनों को 20 लाइन में कैसे बढ़ाना है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन लिखना जरूर है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है 2.5-3 पेज से कम का अप्रॉक्सीमेटली नहीं होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि आप उसको आप 1.25 घंटे में लिखने वाले हैं, मतलब 60 मिनट में, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स आप ईच क्वेश्चन को देंगे। 20 मिनट्स में आपको मॉडर्न भी लिखना है, आयुर्वेद भी लिखना है, डायग्राम पूछा जाए ना पूछा जाए, अगर उससे रिलेटेड है तो डायग्राम भी लिखना है। कोशिश करिएगा आप फ्लो चार्ट में लिखें चीज़ों को, राइट। तो उसके बाद फाइनली सारा लिखने के बाद एक बार पेपर देख लेना है, कहीं
कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर डालना छूट जाता है, बच्चे क्वेश्चन नंबर नहीं डालते। क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालना है, चीज़ें सीक्वेंस से लिखनी है ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। अगर एग्जामिनर को आपको चेक करने में ही आसानी नहीं होगी तो फिर वो इंटरेस्ट से कॉपी चेक नहीं करेगा। आप कुछ जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज आपको 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है तो आप 4 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बाद में किसी से पूछ के या कैसे भी आपको पता लग गया तो बाद में भर दीजिएगा, लेकिन आप सीक्वेंस में ही लिखिएगा। ऐसा नहीं पहले 7 नंबर का लिख दिया, फिर 11 नंबर का लिख दिया, फिर 2 नंबर का लिख दिया, इस तरह से नहीं करना है, ऑर्डर में करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों एक्सप्लेनेशंस हैं तो दोनों एक्सप्लेनेशन ही करनी है, साथ में डायग्राम भी बनाना है, फ्लो चार्ट है तो फ्लो चार्ट भी बनाना है, फाइन। तो इस तरह से जो है आपको फिजियोलॉजी का पेपर करना है। ऑल द बेस्ट। आप एनाटॉमी का मैम बताएंगे, राइट? ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया। वैसे तो सर ने पूरा सार बता दिया है कि आपको किस तरह से अपने क्वेश्चन अपने पेपर में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, शॉर्ट आंसर्स के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए। और जैसा कि सर ने बताया कि आपको हर कोई क्वेश्चन को प्रेजेंटेबल बनाना है, फ्लो चार्ट फॉर्म में, सीक्वेंस में लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में आसानी रहे और आपका भी जो है वो मार्क्स ज़्यादा गेन करने में आपको सुविधा मिले। क्योंकि जब सीक्वेंस में लिखा होता है और उसका प्रेजेंटेशन जब क्वेश्चन का अच्छा होता है तो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में मज़ा आता है। और वो कई बार हमें ऐसा होता है 5 मार्क्स से क्वेश्चन है और हमने डायग्राम पहले बना दिया है और उसका जो है वो आयुर्वेद भी लिखा है, मतलब हमने पहले डायग्राम बना दिया, प्रेजेंटेशन हमारा बहुत अच्छा है तो 5 में से 5 भी मिल जाते हैं। और अगर हो सकता है हमें वो क्वेश्चन पूरा आता है लेकिन हमारी हैंडराइटिंग ख़राब है या हमने उसका डायग्राम नहीं बनाया, लास्ट में बनाया या नहीं बनाया, तो उसमें क्या होता है कि हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली, हमें आता था अच्छे से क्वेश्चन लेकिन हमने उन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया और उसमें हमारे मार्क्स कट हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मार्क्स गेनिंग होते हैं, मतलब उसमें हमें डायग्राम और किस तरह से हमें आयुर्वेद लिखना है, हमें मॉडर्न लिखना है। कोई भी क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग आप आयुर्वेद से कीजिए, उसके बाद फिर आप मॉडर्न लिखिए। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें आप आयुर्वेदिक भी लिख सकते हो और मॉडर्न भी लिख सकते हो, एंड मस्ट, क्योंकि क्रिया और रचना दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों में थोड़ा सिमिलर है, उसमें फंक्शंस हैं, इसमें जो है वो स्ट्रक्चर है, इसमें एनाटमी है, तो उसमें आपको डायग्राम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले डायग्राम बनाइए। अगर आपको नहीं, मतलब अगर आपको उस समय नहीं टाइम मिल रहा है कि भाई मुझे, आप जगह छोड़ दीजिए, आप फटाफट चाहे एक रफ डायग्राम बनाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप बुक में जैसा डायग्राम बना हुआ है आपको वही डायग्राम ऐसा, एक रफ, ताकि जो है एग्जामिनर को चेक करते समय ये पता चले हाँ भाई इस बच्चे को जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आता है। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि मैं ये बात इस बार इसलिए फोकस कर रही हूँ बार बार, क्योंकि जैसे हम अपनी क्लासेस में भी हम लेक्चर्स लेते हैं, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि बेटा इस टॉपिक में आपको ये डायग्राम बनाना है। कितना कहने के बावजूद भी जब हम असेसमेंट्स लेते हैं तो उसमें बच्चे, ये देखा जाता है कि उसमें बच्चे नहीं बनाते हैं डायग्राम्स। लेकिन अब उसमें तो चलो हम आपके इंटरनल टीचर्स हैं, आपको एक चांस दे सकते हैं, दोबारा से कह सकते हैं, दोबारा असेसमेंट होते हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, इसके बाद आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ट्राई टू मेक मोर एंड मोर डायग्राम्स। जितने ज़्यादा आप डायग्राम बना सकते हो, प्रेजेंटेबल बना सकते हो, उसी से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। चाहे आपने कितना भी लिखा हो लेकिन आपने डायग्राम नहीं बनाया है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, उसमें राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो उसमें आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली घट जाएंगे, ठीक है। और टू द पॉइंट, जैसे कि सर ने बताया, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसमें आलतू फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट आंसर। लाइक फॉर एग्जांपल अष्टविध संधि पूछी है तो नो नीड टू डिस्क्राइब संधि एंड ऑल, यू जस्ट हैव टू राइट द टाइप्स ऑफ 8 संधिज। आपको 8 संधियों के नाम, उनके स्थान जो है वो लिखने हैं। संधि संख्या पूछी है तो संधि संख्या ही बतानी है, ठीक है। स्रोतस के मूल पूछे हैं तो आपको स्रोतों के मूल बताने हैं। अगर उन्होंने चरक के अनुसार पूछे हैं तो चरक के अनुसार ही लिखिए। आप आचार्य सुश्रुत के अनुसार पूछे, कई बार क्वेश्चंस में आता है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्रोतों के मूल, बच्चे क्या करते हैं चरक के भी लिख के आ जाते हैं। नहीं, अगर आपसे नहीं पूछा तो आप ठीक है लिखिए, आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि भाई आचार्य सुश्रुत के अनुसार आप स्रोतों के मूल डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको स्रोतों के मूल आचार्य सुश्रुत के अनुसार ही बताने हैं। तो मतलब इस टाइप की जो है वो सीक्वेंस फॉलो करनी है। और सर ने जैसे बताया, अगर डायग्राम जो है ट्राई कीजिए कि आप पेंसिल से डायग्राम बनाइए, उसको लेबलिंग प्रॉपर कीजिए, और जो श्लोक हैं आप ब्लैक पेन से लिखिए, उसका रेफरेंस लिखिए, उसका हिंदी मीनिंग लिखिए। उसके बाद कोई जब भी एनाटॉमी के डायग्राम बनाएंगे ना तो उसमें आर्टरी, वेन्स और नर्व्स, वो ध्यान रखना है कि आपको जो आर्टरी है वो रेड स्केच पेन से, जो वेन्स है वो ब्लू स्केच पेन से, और जो नर्व्स है वो येलो स्केच पेन से। पेंसिल से डायग्राम बनाया लेकिन आर्टरी, वेन, नर्व दिखानी है ना, तो वो उसमें रेड, ब्लू और येलो स्केच पेन का
जरूर यूज़ करना है। वो एग्जामिनर देख के ही समझ जाएगा ये आर्टरी है, ये वेन है, ये ना। यस, डायग्राम से ही देख के पहचान हो जाती है कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को कि इस बच्चे को ये क्वेश्चन अच्छे से आता। हो सकता है वो आपकी थ्योरी पार्ट इतना फोकस भी ना करे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता उनके पास भी थ्योरी पार्ट पढ़ने का। आप कितना ही थ्योरी लिख के आ जाइए, आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप प्रेजेंटेशन अच्छा हो नहीं मिलेंगे। तो बार बार हम आप पे यही फोकस कर रहे एक हैं। चीज़ और, जो डिफरेंस पूछा जाएगा, जैसे फिजियोलॉजी में अग्नि और पित्त में अंतर बताइए, एनाटॉमी में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में अंतर बताइए। ऐसे जब भी डिफरेंस पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बीच में लाइन खींचनी है और पॉइंट्स में डिफरेंस बताना है। कहानियाँ नहीं लिखनी है, बीच में लाइन और पॉइंट्स में। इसमें सपोज ये 6 मीटर की है, ये 1.5 मीटर की है, मतलब आपको लाइन खींच के डिफरेंस लिखना है। दिस इज मस्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम मैनेजमेंट, बच्चे अक्सर यही कंप्लेन करते हैं लास्ट में जब एग्ज़ाम देने के बाद। ये जो NCISF ने जो असेसमेंट मेथड्स बनाए हैं ना, वो इसीलिए बनाए हैं क्योंकि एटलीस्ट पहले क्या होता था कि एट लास्ट 18 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम होते थे और बच्चों को पता ही नहीं होता था कि हमें कितना जो है वो क्वेश्चन को एक फोकस करना है। तो अक्सर बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो छूट जाते थे। तो अभी आपको 3 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट है, हर क्वेश्चन को हमें कितना टाइम देना है। कुछ बच्चों को कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते होते हैं, उनमें वही 4-5 पेज वो लिखते जाते और पूरे क्वेश्चन को आधा घंटा बीत चुका एक है। चीज़ और, अभी जो सिलेबस आया है ना, सबके पास सिलेबस तो होगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग आएगा, ये शॉर्ट आएगा, या वेरी शॉर्ट आएगा, या ऑब्जेक्टिव आएगा। तो सारा कुछ मुझे पता है, आप सबने पढ़ लिया है, लेकिन लास्ट में आपको अभी ये जरूर देखना है कि लास्ट में जो सिलेबस है उसमें इस टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन बनना है या शॉर्ट क्वेश्चन बनना है। उसकी रूपरेखा आप अपने दिमाग में बना के पहले से जाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से लिखना है, शॉर्ट आएगा तो किस लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। और इसमें आपके सिलेबस में वेटेज भी दी हुई है क्वेश्चन किसी भी टॉपिक की। तो जिसकी ज़्यादा वेटेज है आपको वो पहले प्रिपेयर करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लाइक मर्म है, इस सिलेबस में 15 मार्क्स का दिया हुआ है। गर्भाव क्रांति है, एम्ब्रियोलॉजी है, वो भी काफ़ी 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का और प्लस 5 मार्क्स का मॉडर्न है। तो 20 मार्क्स की एम्ब्रियोलॉजी, अगर आप जैसे एम्ब्रियोलॉजी आपकी वीक है और आपने एम्ब्रियोलॉजी छोड़ के चले गए तो आपके 20 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए ना। और मर्म जो है वो आपको 15 मार्क्स का कैरी कर रहा है और मर्म जो है वो आप नहीं पढ़ के गए हैं तो आपके 15 मार्क्स तो वैसे चले गए। तो जो क्वेश्चन, जो टॉपिक जो उसमें ज़्यादा वेटेज के हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और कुछ ऐसे जैसे प्रमाण शरीर है, वो 2 नंबर का है, 3 नंबर का, अगर बाई चांस आपने नहीं भी कर पाए, वैसे तो सब कुछ करना है, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाए तो 1-2 नंबर ही जाएंगे ना। लेकिन आपने मर्म छोड़ दिया, आपने रजिस्ट्री छोड़ दिया, आपने गर्भाव क्रांति छोड़ दी, तो उसमें आपके ज़्यादा मार्क्स चले जाएंगे और फिर पास होने की संभावना फिर वो कम हो जाएगी। तो आपको ऐसे ज़्यादा वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको पहले प्रिपेयर करने हैं और वो कम वाले वो थोड़ा उन पर बाद में प्रिपेयर करना है। हाँ जी। और जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब उनकी तैयारी अच्छे से नहीं थी, प्रैक्टिस करते हैं, ऑन पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब XYZ जो भी हैं, हमारे यूट्यूब वीडियो पे जाइए, कानों में लीड लगाइए, हेडफोन लगाइए और वीडियो को बार बार सुनिए। आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और उसके हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज में पेपर में लिखिए। पेपर में जो बुक में लिखा है एज इट इज़ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप सही लिख रहे हैं। सही कैसे लिख रहे हैं, जब आपके थॉट्स क्लियर हैं। तो मैम की अनाउट्स की, मेरी फिजियो की जो वीडियो हैं, उन वीडियो को बार बार सुने, दिन में 2-3 बार सुने क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन को सुन के उसके हिसाब से आपको खुद लिखना है। जैसे सार परीक्षा है, सार परीक्षा में मैंने इमेज बना दी है कि वो कैसा होगा, उसके फीचर्स कैसे होंगे। आपने एक बार सुन लिया, समझ लिया, फिर आपको वो अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना है। बुक इस लैंग्वेज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू हैव राइट, दैट इज़ करेक्ट, दैट शुड बी करेक्ट। वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज। एक चीज़ और, बच्चे बोलेंगे कि सर हिंदी में लिखना है या अंग्रेजी में लिखना है, दैट आल्सो डजेंट मैटर। आप हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, आप मॉडर्न भी हिंदी में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो चीज़ें सही होनी चाहिए। मतलब ब्लड पूछा, अगर आपको ब्लड के बारे में लिखना है, इसकी pH इतनी है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो बच्चों का क्या है, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो मिक्स लैंग्वेज में पढ़ के आए हैं, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी pH 7.4 होती है। अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बट बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें सही होनी चाहिए। लैंग्वेज डज नॉट मैटर। कनिंघहैम चैटर्जी जो 84 की बुक है, वो किस लैंग्वेज अगर टफ लग रही है तो उसमें मत जाइए, मैम की वीडियो देखिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जनरली बच्चों की यही कंप्लेन रहती है कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, सर हम हिंदी मीडियम से, हमें कैसे इंग्लिश लिखेंगे। या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी ऐसा रहता है कि मैम हिंदी हमारी थोड़ी इतनी हम फ्लुएंट नहीं है, हम कैसे लिखेंगे। तो यू कैन यूज़ मिक्स, आप जिसमें आपकी जैसी कमांड है आप उसमें लिखिए। और स्पेशली जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे कि सर ने बताया, आप मिक्स लिखिए, आप जो आपको जैसा सूटेबल लग रहा है आप वैसे लिखिए। हिंदी लिखिए, इंग्लिश लिखिए, दोनों मिक्स लिखिए, लेकिन आपका बस वो जो टॉपिक है वो रेलिवेंट होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं।
और दूसरी बात, आप ग्रीन पेन या अदर पेन आप कोई वो यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ ब्लैक पेन, पेंसिल और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। 5 मिनट आप अपने पहले क्वेश्चन पेपर को रीडिंग करने में देंगे, ठीक है। तो यही जो थी आउटलाइंस थी नए एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, क्योंकि 2022 बैच के बच्चों के लिए ये बिल्कुल नया है। तो आप इन गाइडलाइंस को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको शायद अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए, मेरे सभी 2022 बैच के पूर्व कॉलेज के और अभी जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ और सर जिसमें पढ़ा रहे हैं, उन सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, पास होके निकलिएगा। ओके, थैंक यू।